आज का मेरा लेक्चर चैप्टर नंबर 12 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैं आपसे बात करूंगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्या एमसीक्यूज से, बिल्कुल बेसिक बेसिक से ही हम स्टार्ट करेंगे। तमाम इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज आपके सामने नजर आ रहे हैं इनको बारी बारी करके सॉल्व करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, थोड़ा सा अगर मैं आपको रिकॉल करके बताऊं डायग्राम की मदद से। मेरे पास अगर एक सर्टेन एरिया है, मैंने एक एरिया बनाया। इस एरिया में से आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस आई, इसमें से गुजर के चली गई, इलेक्ट्रिक लाइंस इसमें से पास हो गई। इलेक्ट्रिक लाइन आई इसमें से पास हो गई, इलेक्ट्रिक लाइन आई इसमें से पास हो गई, यानी पीछे से आ रही है इलेक्ट्रिक लाइन और इसमें से पास हो जाएगी। अब आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस इस एरिया में से पास हो रही हैं। कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही हैं, कितने एरिया में से? ये जो चीज देख रहे हो ये इसका एरिया कहलाएगा। एरिया को बेटा मैंने लिखा है ए से, और जो इलेक्ट्रिक लाइन नजर आ रही है इन इलेक्ट्रिक लाइंस को मैं लिख रहा हूँ आपके सामने किससे, ई से। दोबारा लिख देता हूँ, इन इलेक्ट्रिक लाइंस को आप लिख रहे हो ई से। अच्छा, कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही हैं, कितने एरिया में से? बेटा इसी चीज को आप बोलते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब फर्स्ट एमसीक्यू से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू में आपसे क्या कहा? पहले एमसीक्यू में कह रहा है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया। अच्छा, नंबर ऑफ लाइन मतलब ये इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहा है। ये आपसे फोर्स की अगर बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ फोर्स ये नहीं समझेगा कौन सी फोर्स की बात कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहा है। क्योंकि सब जो ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन में सबके साथ इलेक्ट्रिक 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 लिखा हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहा है। मतलब कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है कितने एरिया में से, इस चीज को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। यानी ऑप्शन, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी इस चीज को आप बोलते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट एमसीक्यू का वो है मेरे पास कि कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही हैं कितने एरिया में से। इस चीज का नाम मैंने रखा आपके सामने इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बेटा आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप लिखते थे फाई ई से, और इसके दो फॉर्मूले थे। एक फॉर्मूला तो ये था मेरे पास जो मैंने लिखा हुआ है कि फर्स्ट फॉर्मूला था आपके पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन एरिया। क्योंकि आपने देखो बेटा ये प्रोडक्ट जो निकाला है वो कौन सा प्रोडक्ट लिखा है? आप बोलेंगे सर मैंने जो प्रोडक्ट लिखा है ये लिखा है डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट किस किस चीज का है, मुझे इस बात को भी रिकॉल कर दो। ये ई कहलाती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ए कहलाता है एरिया। यानी डॉट प्रोडक्ट किस किस का होगा, तो आप बोलेंगे सर डॉट प्रोडक्ट होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया का। तो यही एमसीक्यू नंबर 2 पढ़ लो बेटा। इसमें क्या लिखा हुआ है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा ई डॉट ए, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन एरिया। इस चीज को भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो दो फॉर्मूले नजर आ रहे, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले जो, सॉरी दोनों डेफिनेशन नजर आ रही, दोनों की दोनों डेफिनेशंस ही इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शो कर रहा है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हो तो आपने ये भी पढ़ा होगा सर, डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो कॉस आता है, तो ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। फिर इस तरीके से आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, यानी ई डॉट ए, या फिर आपने फॉर्मूला पढ़ लिया ई ए कॉस थीटा। एमसीक्यू नंबर 3 में आपसे कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ डैश क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी। तो याद रखो बेटा, आप जब भी डॉट प्रोडक्ट लेते हो, डॉट प्रोडक्ट का मतलब ही होता है, डॉट प्रोडक्ट का जो दूसरा नाम है वो कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट। यानी इसका आंसर हमेशा स्केलर होता है। आप देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आप, मैंने कभी भी वेक्टर साइन नहीं लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है मेरे पास वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। यानी थर्ड एमसीक्यू का जो आंसर है करेक्ट वो है मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं फोर्थ एमसीक्यू की तरफ। फोर्थ एमसीक्यू पढ़ते हैं क्या है। एमसीक्यू नंबर 4 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है वो आपसे, क्या फरमाइश की उसने आपसे। उसने कहा द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस डिपेंड अपॉन डैश। आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? तो याद है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है मेरे पास ई ए कॉस थीटा। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस पे डिपेंड कर रहा है। आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे, यानी ऑप्शन नंबर ए भी सही है। आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा डिपेंड कर रहा है एरिया पे, यानी ऑप्शन नंबर बी भी सही है। और आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा है एंगल पे। अगर आप और से देखो तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे नजर आएगा डिपेंड करता हुआ एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ सर इसका ऑप्शन नंबर सी भी सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में भी यही बात कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ द सरफेस रिलेटेड टू द फील्ड। डायरेक्शन ऑफ द सरफेस रिलेटेड टू द फील्ड का मतलब कि डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब एंगल किस किस का, सरफेस, सरफेस का मतलब होता है एरिया, और फील्ड का मतलब तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात कर रहा है। यानी और डायरेक्शन का मतलब हो जाएगा बेटा एंगल। यानी ये तीसरा जो ऑप्शन है वो आपको एंगल से रिलेटेड बात कर रहा है।
तो इसका मतलब ए बी और सी तीनों ही सही है, तो आप जो करेक्ट आंसर लगाओगे बेटा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी ए बी और सी तीनों ही आंसर इसके करेक्ट हैं। फिफ्थ एमसीक्यू में आपसे बोल रहा है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डैश। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का स्टैंडर्ड यूनिट बताना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का स्टैंडर्ड यूनिट है क्या? तो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो बेटा, इसी फॉर्मूले से ऊपर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको इस्तेमाल करके यूनिट निकालता हूँ। देखो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का आपने यूनिट पढ़ा है, ये ई लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। बराबर में लिखा हुआ है एरिया, तो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। जबकि ये लिखा हुआ है कॉस थीटा, ये नंबर होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो ये यूनिट जो बन रहा है मेरे पास वो क्या बन रहा है, यूनिट बन रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे लिखा हुआ है कूलम, तो इसका यूनिट क्या बना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यानी करेक्ट आंसर मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, ये इसका यूनिट निकालने का तरीका हो गया। तो आपने साथ साथ इसका यूनिट भी निकाल लिया। तो ये हो गया एमसीक्यू नंबर 5। एमसीक्यू नंबर 5 के बाद एमसीक्यू नंबर 6 आ रहा है आपके सामने कि when the angle between the surface of area delta A and the electric intensity is zero, the electric flux through delta A is dash। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की टाइप की वो आपसे बात कर रहा है, तो मैं तीनों ही चलो आपको टाइप लिखवा देता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कौन कौन सी टाइप होती है? एक टाइप कहलाती है आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक कहलाता है मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और एक कहलाता है नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि आप लोग को मिक्स ये मिनिमम है, मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और एक हो जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एक जगह पे अगर लिखा हुआ होगा तो इसकी आसानी ये होगी कि आपको कोई सा भी इससे रिलेटेड एमसीक्यू आप बड़े आराम से फिर उसका आंसर सेलेक्ट कर सकते हो। मैक्सिमम, मिनिमम और नेगेटिव। याद है मैक्सिमम कब होता था बेटा? मैक्सिमम होता था अगर एंगल की वैल्यू 0 डिग्री हो, मिनिमम होता था अगर एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो, नेगेटिव होता था अगर एंगल की वैल्यू कितना डिग्री हो, 180 डिग्री हो। अब आप देख लो उसने एंगल कितना दिया हुआ है आपको, तो आप बोलेंगे सर अरे सर वो जो हमें एंगल दे रहा है वो एंगल दे रहा है 0 डिग्री, और आपने बता दिया हमें अगर 0 डिग्री होगा तो वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कौन सा होगा, मैक्सिमम होगा। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 6 के बाद पढ़ो एमसीक्यू नंबर 7। एमसीक्यू नंबर 7 में आपसे कहा गॉसेस लॉ कैन बी अप्लाइड टू अ डैश सरफेस। तो ये तो याद होगा बेटा, गॉसेस लॉ जो अप्लाई करते हो वो क्लोज सरफेस पे अप्लाई करते हो, यानी गॉसेस लॉ जब भी अप्लाई होगा इसको क्लोज सरफेस भी बोलते हैं आमतौर पे, और इसको इस तरीके से गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। हो सकता है कब किसी जगह पे एमसीक्यू में इस तरह से आ जाए, क्लोज सरफेस ना लिखा होता, ऐसे लिखा होता है गॉसियन सरफेस, तो फिर आप करेक्ट आंसर गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 7 के बाद तो अगला एमसीक्यू आ रहा है एमसीक्यू नंबर 8। एमसीक्यू नंबर 8 में आपसे कहा द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो स्फीयर इज डैश। आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करने को बोला हॉलो स्फीयर के अंदर। अब इसकी भी बात मैं आपको समझाऊं, ये मेरे पास एक हॉलो स्फीयर का मतलब स्फीयर खाली है, और चार्जेस को बेटा आपने बाहर रखा हुआ है, यानी ये चार्जेस आपके बाहर हैं, और आप स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करना चाह रहे हो। अब चूंकि आप स्फीयर के अंदर हो, स्फीयर के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, उसने खुद बता लिया ना, हॉलो, हॉलो मतलब एम्प्टी है, अंदर कुछ भी नहीं है। अब जब अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी नहीं होगी, यानी इनसाइड द चार्ज, इनसाइड द स्फीयर, यानी स्फीयर के अंदर आपकी कोई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं होगी, यानी स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है बेटा वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो गया एमसीक्यू नंबर 8 का। एमसीक्यू नंबर 8 के बाद एमसीक्यू नंबर 9 भी पढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 9 में क्या कहा आपसे? एमसीक्यू नंबर 9 में बोल रहा है इन द फॉर्मूला फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके सामने। इस फॉर्मूले के अंदर आपसे फरमाइश क्या कर रहा है, आपसे पूछना क्या चाह रहा है, द एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन द फील्ड लाइंस एंड द डैश। मतलब किस किस के दरम्यान एंगल होता है ये, तो मैं आपको बताता हूँ। आपका ये जो एंगल होता है, जैसे ये शीट रखी हुई है इस तरह से, इसका जो एरिया होता है बेटा, ये एरिया ऐसे बनता है, ये एरिया की डायरेक्शन है। अच्छा, एरिया का सरफेस से जो एंगल होता है, ये एंगल हमेशा होता है इसका 90 डिग्री। ये देखो ना, आप सरफेस से एंगल बना रहा हूं मैंने, जैसे आपने कॉपी ली, रेड कलर से नजर आ रहा है आपकी कॉपी बनी हुई है, सपोज करो इस कॉपी के ऊपर टॉप पे आप इस तरीके से एक लाइन बना रहे हो, या पेन रख रहे हो, कुछ भी रख रहे हो, एक वेक्टर बनाया। ये जो एरिया है, ये जो एरिया का वेक्टर है, इसका जो एंगल बनता है, इसका एंगल हमेशा होता है 90 डिग्री। इसीलिए इस एरिया को आप एक और नाम से पढ़ते हो, इसको आप बोलते हैं नॉर्मल एरिया। मैंने नाम लिख के दिखाया बेटा,
इसको आप बोलते हो नॉर्मल एरिया। नॉर्मल का मतलब ही होता है यहाँ पे कि एंगल जो होता है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। नॉर्मल का लफ्ज यहाँ पे शो कर रहा है 90 डिग्री को। तो अब देखो आपके पास जो एंगल होता है ये सिर्फ एरिया से एंगल नहीं है, बल्कि एग्जैक्ट आंसर सेलेक्ट करोगे। एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मल टू द एरिया। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला जो नजर आ रहा है फॉर्मूले में लिखा हुआ है ना, ई ए कॉस थीटा। तो एंगल तो है, एंगल होता तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया के दरमियान में ही है, लेकिन जो करेक्ट आंसर सेलेक्ट करोगे वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल टू द एरिया, क्योंकि ये एरिया हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये एमसीक्यू नंबर 9 था। उम्मीद करते हैं आपको एमसीक्यू नंबर 9 भी क्लियर होगा। एमसीक्यू नंबर 10 की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 10 देखते हैं क्या फरमाइश कर रहा है आपसे। एमसीक्यू नंबर 10 पढ़िए। एमसीक्यू नंबर 10 में आपसे कहा, when certain area A is held parallel to the field line, then, अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तो वो बात कर रहा है, उसने जो कंडीशन आपको बताई, कंडीशन जरा पहचानते हैं। एरिया की बात करी यानी ए, फील्ड लाइंस की बात करी मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और याद है बेटा पैरेलल का मतलब होता है एंगल अगर 0 डिग्री हो। सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक लाइंस ई हैं और ये इसका एरिया हो जाएगा। अब आप देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है यानी एंगल 0 है। तो आपको अभी अभी मैंने कंडीशन सारी लिखवा दी कि भाई अगर एंगल 0 होता है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। यही बताया ना आपको मैंने कि अगर एंगल 0 है तो कहलाएगा क्या मेरे पास, वो कहलाएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैंने यहीं पे लिखा सर, क्योंकि उसने कहा कि एंगल 0 है, पैरेलल टू द लाइन है, लिहाजा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कौन सा होगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा मैक्सिमम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, मैक्सिमम लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया। एमसीक्यू नंबर 10 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 11 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 11 पढ़िए। एमसीक्यू नंबर 11 में उसने कहा, द फ्लक्स थ्रू any closed surface is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed in it represent a statement of। तो बेटा ये तो बड़ा आसान सा एमसीक्यू आपके लिए कि ये आपसे गॉसियस लॉ की बात कर रहा है। गॉसियस लॉ में पढ़ा है ना आपने फॉर्मूला। गॉसियस लॉ में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता था 1/एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाई करते थे आप टोटल चार्ज से, और ये टोटल चार्ज को आप लिखते थे कैपिटल क्यू से। अगर याद ना आए तो ये अपने नोट्स निकाल के पढ़ना बेटा। 1/एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय चार्ज, और चार्ज भी कौन सा कहलाता था, ये टोटल चार्ज कहलाता था। तो नोट्स में ये स्टेटमेंट लिखी हुई आपको मिल जाएगी। ये तो बड़ा आसान सा एमसीक्यू हो गया कि आपको गॉसियस लॉ की बात कर रहा है। एमसीक्यू नंबर 12 देखिए। एमसीक्यू नंबर 12 में आपसे क्या कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 12 में कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर विल बी मिनिमम, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मिनिमम होगा। कब मिनिमम होगा, व्हेन द एंगल बिटवीन ई एंड डेल्टा ए इज डैश। तो अभी अभी ये एमसीक्यू में कंडीशन मैंने आपको लिखवा दी थी कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन कौन सा हो सकता है, मैक्सिमम, मिनिमम, नेगेटिव। तो अब आप देख लो उसने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो चाहिए मुझे मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम कब होगा, एंगल कितना लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर एंगल लिखा हुआ नजर आ रहा है 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम होगा अगर एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एमसीक्यू नंबर 13 देखिए। 13 एमसीक्यू में आपसे कहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ अ स्फीयर विच कंटेन्स अ चार्ज एट इट्स सेंटर डिपेंड्स अपॉन। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, आपके नोट्स के अंदर फॉर्मूला भी लिखा हुआ, आपने ड्राइव भी किया हुआ होगा कि अगर एक स्फीयर के अंदर आपने एक चार्ज को प्लेस किया, अब इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरीके से बाहर आएंगी, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट कर रहा है। इस स्फीयर में से इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकल रही हैं, ये इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ बेटा। इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्यू का मतलब वो चार्ज जो आपने यहाँ पे इसके अंदर प्लेस किया है वो क्यू कहलाएगा, और नीचे कहलाएगा एप्सिलॉन। अब मुझे बताओ इसमें से जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। तो आप बोलेंगे सर वो डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस चार्ज पे डिपेंड कर रहा है जो आपने इसके अंदर प्लेस किया हुआ है। फॉर्मूले में यही चीज आ रही है ना, अगर गौर से देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले में एक ही चीज आ रही है और वो है इसका चार्ज। मतलब आपने कितना चार्ज प्लेस किया है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा जिस चीज पे डिपेंड करता है वो है चार्ज। अगर छोटा चार्ज हो तो छोटा चार्ज भी उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा,
और ज्यादा और बड़ा चार्ज हो तो वो फिर ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी जितना बड़ा चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो करेक्ट आंसर बेटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज इनसाइड द स्फीयर। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी इसका, कि आपने कितना चार्ज उस स्फीयर के अंदर प्लेस किया है। एमसीक्यू नंबर 13 के बाद एमसीक्यू नंबर 14 पढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 14 भी सिमिलर इसी किस्म का सवाल है। एमसीक्यू नंबर 14 देखिए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड्स अपॉन। अब क्लोज सरफेस ने, इससे पहले हमने क्लोज सरफेस में जिस चीज की बात करी थी वो स्फीयर था, यानी क्लोज सरफेस में हम जिस चीज की बात कर रहे थे वो स्फीयर था। लेकिन अब वो स्फीयर की बात नहीं कर रहा आपसे, उसने क्लोज सरफेस बोल दिया। तो बेटा क्लोज सरफेस भी जो है डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, मतलब आपने कितना चार्ज उसके अंदर प्लेस किया हुआ है। यानी अगर कम चार्ज होगा तो कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और अगर आप चार्ज ज्यादा प्लेस करोगे यानी ज्यादा चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी उसके अंदर क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा उसके अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 14 के बाद तो आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 15 के ऊपर। एमसीक्यू नंबर 15 में उसने कहा द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस विच डज नॉट कंटेन एनी चार्ज। अच्छा जी, द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस विच डज नॉट कंटेन एनी चार्ज। अब जरा कॉमन सेंस भी तो यूज करना है। आपने क्लोज सरफेस ली, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं रखा, यानी जीरो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, या नो चार्ज, इसको ऐसे लिख लेते हैं। अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, क्या कोई इलेक्ट्रिक लाइंस प्रोड्यूस होंगी? आप बोलेंगे सर कॉमन सेंस की बात है, अगर पॉजिटिव चार्ज रखते तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता। लेकिन अब आपने क्योंकि चार्ज ही नहीं रखा, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। आप बोलेंगे हाँ सर कॉमन सेंस की बात हो गई, तो स्फीयर के अंदर जब कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं होगा। एमसीक्यू नंबर 15 के बाद एमसीक्यू नंबर 16 के ऊपर आते हैं। एमसीक्यू नंबर 16 क्या कह रहा है आपसे, if a closed surface contains two equal and opposite charges, the net electric flux through the surface will be dash। चलो क्लोज सरफेस में फिर दोबारा स्फीयर ले लेता हूँ। अब स्फीयर आपने लिया, आपने दो चार्ज बनाए। उसने कहा ना आपसे इफ अ क्लोज सरफेस कंटेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, यानी मैंने एक चार्ज लिया प्लस और एक चार्ज लिया बेटा मैंने माइनस, दो चार्ज लिए। तो दोनों के दोनों चार्ज बेटा एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल, क्योंकि दोनों इक्वल चार्ज हैं, दोनों अपोजिट हैं, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। मैं लिख के भी दिखा दूं, कैंसिल इफेक्ट ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के इफेक्ट को बेटा ये आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जब एक दूसरे के इफेक्ट को आपस में कैंसिल कर देंगे तो कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, यानी इस केस में भी जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, या तो कोई चार्ज है ही नहीं, और अगर दो चार्ज हैं भी तो उनकी आपस में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो हो गई, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो इस सूरत में भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 16 के बाद एमसीक्यू नंबर 17 पे आते हैं। एमसीक्यू नंबर 17 में उसने कहा आपसे कूलम पर स्क्वायर मीटर इज अ यूनिट ऑफ डैश। अच्छा अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा आपके लिए, मुझे खुद बताना पड़ेगा। आप तमाम लोगों ने सरफेस चार्ज डेंसिटी सुना होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट फॉर्मूला ये होता है क्यू अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। याद है बेटा, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो यूनिट बन रहा है वो क्या बन रहा है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। और यही तो एमसीक्यू बोला हुआ है, पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है, कूलम पर स्क्वायर मीटर इज अ यूनिट ऑफ डैश, मतलब कूलम पर स्क्वायर मीटर किस चीज का यूनिट है, यानी ये यूनिट मेरे पास किसका है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का। तो ये भी है तो आसान, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी जरूर था कि आप लोगों को मालूम करना पड़ा। एमसीक्यू नंबर 17 के बाद एमसीक्यू नंबर 18 पढ़िएगा। एमसीक्यू नंबर 18 में क्या कह रहा है आपसे, एमसीक्यू नंबर 18 में कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटिवली चार्ज शीट या चार्ज प्लेट। अब मैं ये भी आपको निकालना सिखाऊं, मेरे पास दो चार्ज शीट, एक चार्ज शीट मुझे नजर आ रही है यहाँ पे पॉजिटिव, और एक चार्ज शीट बेटा मुझे यहाँ पे नजर आ रही है नेगेटिव, यानी दो चार्ज शीट है। इन दो चार्ज शीट के दरमियान में सेंटर पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चाहिए। अब इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी जरा देखते हैं।
पहले तो देखो आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस वाले पॉजिटिव के लिए, ये जो पॉजिटिव नजर आ रहा है, इस पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस तरीके से आउटवर्ड होगी, जिसको मैं लिख रहा हूँ ई पॉजिटिव से, ये हो जाएगा ई पॉजिटिव। जबकि दूसरा वाला नजर आ रहा है, दूसरा चार्ज नजर आ रहा है नेगेटिव, तो बेटा नेगेटिव के लिए इन्वर्ट होती है, अंदर की तरफ होती है। तो मैंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के एमसीक्यूज में भी पढ़ाया आपको कि नेगेटिव के लिए अंदर की तरफ होती है यानी इन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे फिर दोबारा आप नेगेटिव की तरफ बनाओगे यानी ये कहलाएगा ई नेगेटिव। ए कहला रहा है ई पॉजिटिव, ए कहला रहा है ई नेगेटिव। ई पॉजिटिव राइट पे है पॉजिटिव के लिए और ई नेगेटिव भी राइट पर है नेगेटिव के लिए। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को प्लस करोगे और इसका फॉर्मूला ड्राइव करोगे आप। याद है आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, नोट्स में भी डेरिवेशन हुई, पूरी डेरिवेशन ही मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव, बेटा एक चार्ज शीट अगर हो तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव वाले के लिए भी हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को प्लस करोगे तो बेटा ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर दोनों को आपस में प्लस करोगे तो 2 का इजाफा हो जाएगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा वो मुझे बताइए। तो सर बचेगा सिर्फ ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नोट्स के अंदर ये पूरा फॉर्मूला भी ड्राइव हुआ है, आप नोट्स से देखना चाहो तो नोट्स में से देख लेना। करेक्ट आंसर इसका यही होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप इसको याद कर लो, अब इसको पेपर में ड्राइव नहीं करना, पेपर के लिए इसको याद कर लो कि भाई अगर दो अपोजिटिवली चार्ज शीट होंगी तो उसकी जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, उस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एमसीक्यू नंबर 18 के बाद एमसीक्यू नंबर 19, इसमें चार्ज शीट आपसे बोल रहा है सिमिलर। अब सिमिलर वाला केस भी आसान है, ये भी आपको याद हो जाएगा, सिर्फ एक दफा देख लो इसको, फिर आप इसको याद कर लीजिएगा। ये दोनों के दोनों बेटा आपको नजर आ रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, क्योंकि इसमें बोला ना सिमिलर चार्ज शीट है। अब सिमिलर चार्ज शीट में आपको इन पॉइंट के दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चाहिए। अब देखो इस वाले पॉजिटिव के लिए जो आउटवर्ड है वो राइट साइड पर होगा, जबकि राइट वाले पॉजिटिव के लिए जो आउटवर्ड है वो कहां पर होगा, लेफ्ट साइड पे होगा। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को आपस में क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि जितना पॉजिटिव राइट पर है उतना ही पॉजिटिव लेफ्ट पर है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। यानी जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी एमसीक्यू नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी जीरो। अब आपको याद क्या करना है बेटा, अगर अगर वो दो चार्ज शीट की बात करेगा, दोनों अपोजिट होंगी, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर वो एक चार्ज शीट की बात करेगा, दो चार्ज शीट की बात करेगा और दोनों चार्ज शीट सेम होंगी तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। जबकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का लास्ट एमसीक्यू मेरे पास आया हुआ है, ये एमसीक्यू तो स्टार्टिंग में भी हमने किया था, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन वेक्टर एरिया। याद है ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया का अगर आप स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, तो बराबर होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर ए। लिख भी देता हूँ, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब याद होगा आप लोगों को, कहलाता है मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पहुंच के आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के एमसीक्यूज भी कंप्लीट हुए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे।